तो नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है आपका पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आजकल हम सामान्य हिंदी की एक प्रैक्टिस पेपर की सीरीज कर रहे हैं, जिसका आज प्रैक्टिस पेपर 3 है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहे होंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। असत्य बोले तो गलत, गलत छांटना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को वर्णमाला कहते हैं। भाई बिल्कुल गलत बात है। पहला ही ऑप्शन, पहला ही कथन क्या है, गलत है। ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप को कहते हैं लिपि, ठीक है भाई, लिपि कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहेंगे दोस्त? वर्णमाला कहेंगे वर्णों वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे हम? वर्णमाला कहेंगे, ठीक है भाई। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। अगला ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही कथन गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, सभी स्वर वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, जो स्वर होते हैं वर्ण और अक्षर दोनों होते हैं। अगला ऑप्शन है, जीभ के आधार पर अ क्या है? मध्य स्वर। ये बात भी बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं, जो जीभ के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार में बांटा गया है? 3 प्रकार में। पहला क्या है? पहला है अग्र स्वर। दूसरा है मध्य स्वर। दूसरा क्या है? मध्य स्वर। थर्ड है क्या? तीसरा है पश्च स्वर। अब देखो, अग्र स्वर होते हैं ई, ई, ए और आई, ठीक है। देखो, इनकी जो ये पूंछ है ये आगे के लिए जा रही है ना, इसलिए क्या है ये? अग्र स्वर। मध्य स्वर होता है आपका आ, जो ऑप्शन में यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। और पश्च स्वर होते हैं, एक तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। अब इनको पहचानने की ट्रिक क्या है? देखो, ये आ है, इसका ये मुंह इधर के लिए है, इसका भी ये पीछे के लिए, इसका भी ये पीछे के लिए, इन सभी का क्या है? पीछे के लिए। तो क्या है ये? पश्च स्वर, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। चौथा ऑप्शन कहता है कि हिंदी के अलावा देवनागरी लिपि का प्रयोग मराठी भाषा में भी होता है। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है कि मराठी भाषा में भी होता है। आपको याद रखना है कि जो देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, एक तो किस में होता है? एक तो हिंदी में होता है, ठीक है। एक आपको किस में लिखना है? एक देखना है आपको संस्कृत में होता है, ठीक है। एक आपने देखना है किस में? नेपाली में भी होता है। एक आपने देखा है किस में? क्या बोलते हैं इसको? मराठी। मराठी में भी होता है। और किसमें? कोंकणी कोंकणी भाषा में भी क्या होता है? देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो गलत बात है। ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप वर्णमाला नहीं बल्कि क्या होता है? लिपि होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। कथन 1 कहता है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कथन 2 कहता है कि पुरुषोत्तम शब्द में दीर्घ संधि है। बिल्कुल गलत बात है भाई। जो पुरुषोत्तम शब्द है उसमें गुण संधि है भाई, गुण संधि। अब कैसे है गुण संधि? इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है? पुरुष प्लस उत्तम। और जब पुरुष प्लस उत्तम है तो यहाँ से ये आ बना, ये ओ, आ और ऊ मिलकर क्या बनते हैं? ओ बनते हैं। तो ये क्या होगा? पुरुषोत्तम, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इस ऑप्शन में देखें तो केवल कथन 1 सही है, क्योंकि कथन 2 क्या है? कथन 2 भाई गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 सही। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि रचना के आधार पर, किसके आधार पर भाई? रचना के आधार पर भाई वाक्य के भेद होते हैं। तो दोस्त, रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3। कौन कौन से? जानते हैं। पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य, ठीक है। दूसरा है मिश्र वाक्य। दूसरा क्या है? मिश्र वाक्य। और तीसरा क्या है? तीसरा है संयुक्त वाक्य। अगर यहीं पर बात की जाती कि अर्थ के आधार पर, ये तो रचना के आधार पर, अगर अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बोलता, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं भाई कितने? 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल कहता है दोस्त क्या, अगला सवाल बोलता है कि जो लीची है, लीची, लीची किस भाषा का शब्द है? तो बहुत सिंपल सवाल है, लीची है भाई हमारा चाइनीस, चीनी भाषा का शब्द है। आइए दो चार चीनी भाषा के शब्द नोट करते हैं। पहला है लीची, ये तो आपको पता है। दूसरा है जो चाय, चाय भी क्या है, चीनी भाषा का शब्द है। चीकू, चीकू भी चीनी भाषा का शब्द है। और खुद जो खाने वाली चीनी है, चीनी भी क्या है, चीनी भाषा का शब्द है। तो ये आपको ये विदेशी शब्द याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि दिए गए विलोम शब्दों, ये विलोम है, ठीक है, विलोम, विलोम शब्दों में से सुमेलित युग्म, सुमेलित बोले तो सही युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो भूगोल, भूगोल का विलोम इतिहास होता है? नहीं भाई, भूगोल का विलोम होता है खगोल, खगोल, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन नंबर, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि विनीत और सौम्य, भाई विनीत सौम्य ये तो क्या होंगे, समानार्थी हो गए। तो विनीत का विलोम क्या होगा, विनीत का विलोम होगा उद्धत, उद्धत, ठीक है। तो ये भी क्या है, गलत है। तीसरा ऑप्शन है शोक, शोक क्या है, विषाद, शोक और विषाद तो बात एक ही है, दुख प्रकट, ये तो नहीं है। शोक का होगा हर्ष, खुशी, ठीक है। चौथा ऑप्शन है अपसरण का विलोम अभिसरण, ये बिल्कुल सही बात है, जो अपसरण का विलोम होता है वो क्या होता है, अभिसरण। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से वृक्ष का पर्यायवाची, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द। तो आप सभी जानते हैं जो वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची होता है वो क्या होता है, विटप, वो क्या होता है, वो होता है विटप। देखो एक दो और देखो वृक्ष के, एक तो आपको पता है क्या, तरु, तरु किसका पर्यायवाची है, वृक्ष का। एक होगा पेड़, पेड़ तो सरल ही है, कर दोगे। द्रुम, द्रुम भी किसका है, इसी का है, पर्यायवाची वृक्ष का। एक क्या होता है, एक होगा आपका साखी, साखी भी होता है। और एक होता है आपका रुख, रुख, ये क्या होते हैं, ये सभी किसके होंगे, एक पादप भी होता है शायद, हाँ पादप, पादप, पादप भी है इसका पर्यायवाची, ठीक है, वृक्ष का। झस, झस किसका पर्यायवाची है, झस है भाई मछली, मीन, ठीक है। शोणित किसका पर्यायवाची है, शोणित है खून का। और वैदेही जो इम्पोर्टेंट है, वैदेही है भाई सीता, सीता जी का पर्यायवाची है वैदेही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि जो कार्यालयीय आदेश होता है, ऑफिस ऑर्डर, ये सदैव प्रेषित क्या होता है, सदैव प्रेषित होता है, कहाँ होता है ये, कनिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, छोटे से छोटे को, नहीं भाई, ऑप्शन नंबर ए गलत। दूसरा है वरिष्ठ से कनिष्ठ को, बड़े से छोटे को, सही बात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े से छोटे को, वरिष्ठ से कनिष्ठ को, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है कि हंस पद, अगला सवाल है जो हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए वाक्य को पूरा करने के लिए, नहीं भाई। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी संकेत देने के लिए, ये भी गलत बात है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए, ये भी गलत बात है। लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए, ठीक है। और इसी जो हंस पद, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए। और जो हंस पद विराम चिन्ह होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को एक अन्य नाम से बोलते हैं क्या, त्रुटि बोधक, त्रुटि बोधक विराम चिन्ह, ठीक है। ऐसे होता है ये, ऐसे, ठीक है ये। और जैसे हमने लिखना था कि राम स्कूल नहीं गया, लेकिन हम क्या गए, भूल से हमने लिख दिया राम नहीं गया, राम नहीं गया। और लिखना था हमने क्या, राम स्कूल नहीं गया। तो हम यहाँ पे ये चिन्ह लगाते हैं ना और लिखते हैं ऊपर से स्कूल, ऐसे लिखते हैं ना छोटे हुए चीज को। तो इसी को क्या बोलते हैं, त्रुटिबोधक या हंसपद। जब हम लिखने में कोई कुछ चीज छूट जाती है, ठीक है, उसी में ये यूज किया जाता है, ठीक है भाई जी। लिखने के दौरान कोई गलती हो जाती है, संकेत उसके रूप में होता है ये, ठीक है भाई। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि सिय बदन सम हिमकर नाही, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये है भाई PYQ। और इसका आंसर होगा प्रतीप अलंकार। अब आप बोलोगे भाई कैसे होगा, तो भाई ऐसे होगा। प्रतीप का अर्थ होता है क्या, उल्टा, प्रतीप का क्या अर्थ होता है, उल्टा। और जो प्रतीप अलंकार होता है वो क्या होता है, वो उपमा, उपमा अलंकार का
उपमा अलंकार का विपरीत होता है। अब भाई उपमा अलंकार का विपरीत कैसे होता है? उपमा अलंकार में क्या होती है? उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। तो प्रतीप अलंकार में क्या होता है? प्रतीप अलंकार में होता है कि जो उपमान है, जो क्या है, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। उपमेय से की जाती है। ठीक है। और क्या बताया जाता है? और देखो, अब क्या है, अब जानते हैं कि कैसे इसमें सिय बदन सम हिम करना है। इसमें क्या है, इसमें जो क्या है, जो सीता जी है, सीता माता है, उनके जो चेहरे की तुलना है वो किससे की गई है? चंद्रमा से की गई है। और उनके चेहरे को चंद्रमा से ज्यादा बेहतर बताया गया है। ठीक है। और चंद्रमा को क्या बताया गया है? हीन, मतलब कम बताया गया है। ठीक है। इसलिए क्या है इसमें? प्रतीप अलंकार। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति से है ये, एक सिंगी बल्द सर परिवार पालूं। एक सिंगी बल्द सर परिवार पालूं, सार का अर्थ होता है सारा। ठीक है, सारा परिवार। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एक कमजोर व्यक्ति पर सारे परिवार की जिम्मेदारी। और ये कैसी लोकोक्ति है? ये है आपकी कुमाऊनी लोकोक्ति। ठीक है। एक सिंगी बल्द सार परिवार पालू का अर्थ क्या होगा? एक कमजोर व्यक्ति पर सारे परिवार की जिम्मेदारी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है, अच्छा, ये जो सवाल है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। पूरा यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पे बनाया गया पेपर है। देखो, दावत, आप सभी को पता है जो आगत शब्द है दावत, मतलब विदेशी शब्द है दावत। तो क्या होगा? फर्स्ट का डी, फर्स्ट का डी किस में है? फर्स्ट का डी इस ऑप्शन में, सी में और डी में, मतलब ए और बी गलत। दूसरा क्या है? थैला। थैला आप सभी को पता है देशज शब्द है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो देशज शब्द ही होते हैं। दो का क्या होगा? दो का सी। देखो, दो का सी इसमें भी है और दो का सी इसमें भी है। अभी आगे बढ़ो। पंकज, आप सभी को पता है पंकज क्या है? योग रूढ़ शब्द। अब भाई योग रूढ़ शब्द कैसे है? देखो, पंकज किससे बना है? पंक प्लस जा। ठीक है। पंक का अर्थ क्या होता है? पंक का अर्थ होता है भाई कीचड़। और जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा। और जब ये दोनों क्या मिलकर क्या बनते हैं? पंकज बनते हैं। और आप सभी को पता है पंकज किसका पर्यायवाची होता है? कमल। कीचड़ में क्या खिलता है? कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। तो क्या है, अर्थ दूसरा दे रहा है नहीं ये? तो क्या होगा इसमें? इसमें क्या होगा? इसमें होगा जो योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो यौगिक होते हैं किंतु सामान्य अर्थ प्रकट न कर किसी विशेष अर्थ को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। देखते हैं तहसीलदार। तहसीलदार शब्द क्या है? तहसील, दो पंकज का क्या होगा? इसका होगा बी। थर्ड का बी किस में है? थर्ड का बी डी ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। देखते हैं चौथे वाले को। तहसीलदार क्या है? तहसीलदार है संकर शब्द। अब भाई संकर शब्द किसे कहेंगे? संकर शब्द कहेंगे दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द। दो अलग अलग भाषा के शब्दों से मिलकर जो शब्द बना होता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। तो तहसीलदार, देखो तहसीलदार शब्द किससे मिलकर बना है? तहसील प्लस दार से। और आप सभी जानते हैं जो तहसील है वो क्या है? अरबी भाषा का शब्द। और दार किसका है? फारसी भाषा का शब्द। ठीक है। तो फोर्थ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 11वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल अगला सवाल कहता है अगला सवाल कहता है कि भाई किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रकाशित करना। किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रकाशित करना, इसको कहते हैं हम क्या भाई? इसको कहेंगे हम धारावाहिक। ठीक है। निर्धारित समय, आप सभी जानते हो ना, सीरियल देखते हो आप, तो एक फिक्स टाइम रहता है ना उनका। ठीक है। अगर देखेंगे संपादकीय, संपादकीय किसे कहेंगे? संपादकीय कहेंगे किसी समाचार पर, किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी। किसी, लिख ही देता हूँ, विशिष्ट किसी विशिष्ट समाचार समाचार पर विशेष विशेष विचारात्मक विचारात्मक टिप्पणी।
ठीक है, किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी। अच्छा भाई, आलेख क्या होता है? आलेख होता है कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, जो करंट अफेयर पर आधारित होते हैं। ठीक है, सम सामयिक समसामयिक घटनाओं पर समसामयिक घटनाओं पर समसामयिक घटनाओं पर आधारित आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, पत्र पत्रिकाओं में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित प्रकाशित लेख, समसामयिक घटनाओं पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख क्या होते हैं? आलेख होते हैं। फीचर, फीचर किसे कहेंगे? फीचर कहेंगे भाई व्यावहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति। व्यावहारिक व्यावहारिक बातों एवं घटनाओं की व्यावहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति। मनोरंजक प्रस्तुति, इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे फीचर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी धारावाहिक सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है जख, जख का अर्थ होता है जहां, वक का अर्थ होता है वहां, यख का अर्थ होता है यहाँ, और इन्हें, इन्हें का अर्थ होता है उस तरफ नहीं बल्कि क्या होगा? इन्हें का अर्थ होगा इस तरफ। और अगर यहाँ पे आए उन्हें, तो उन्हें का अर्थ क्या होगा? उन्हें का अर्थ होगा उस तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये बिल्कुल इजी सवाल है, पहाड़ी भाई लोग तो बिल्कुल आराम से कर लेंगे इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। आप सभी जानते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रियाएं क्या होती है? जैसे खाना, खेलना, पढ़ना, ये सो है ना। देखो, आम, सोहन आम खाता है। क्या खाता है सोहन? आम खाता है। तो इसका राइट आंसर ये होगा। रोना अकर्मक क्रिया है। दौड़ना, दौड़ना भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। उड़ना, उड़ना भी क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है गाय, देखो PYQ है ये भी। गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाई आप जानते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों में से एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो गाय, गाय क्या है? गाय है जातिवाचक संज्ञा। और कौन कौन से होते हैं जातिवाचक संज्ञा? जैसे अगर आपके पास गाय आए, मनुष्य, मनुष्य भी क्या है? मानव जाति, मनुष्य आए, मानव आए। ठीक है, या आपके पास क्या है? आपके पास आए नदी, नदी भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ है, ठीक है, पर्वत है, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देश है, ये भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि ज्ञ शब्द, देखो ये पटवारी के पेपर में आया था कि ज्ञ शब्द किसके योग से बना है? ज्ञ, ज्ञ बोलते हैं इसे, ज्ञ। ज्ञ शब्द किसके योग से बना है? तो देखो ज्ञ शब्द बना है जा और या के योग से। जा और या के योग से क्या बना है? ज्ञ शब्द। ठीक है, देखो आपको पता है एक चीज, क्या? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक होता है अक्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज्य, और एक होता है श्र। तो देखो कक्ष अक्ष बना होता है क, इसमें का आधा होता है और मूर्धन्य सा से। तरा, तरा बना होता है त, ता आधा और रा। ठीक है, ज्य, ज्य बना होता है जा, जो ऑप्शन में है, जा आधा प्लस य से। ठीक है, और सरा, सरा बना होता है जो तालव्य सा होती है, तालव्य सा और रा से। ठीक है, तो ये संयुक्ताक्षर है, इनको नोट कर लेना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है, ये बहुत अच्छा सवाल है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए उससे है ये सवाल। ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा के लिए एक शब्द होगा। दोस्तों इसको कराने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप सभी जानते हैं ये दिशाएं हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पूर्व की दिशा है। ये क्या है? ये पश्चिम की दिशा है। ये क्या है? ये ऊपर उत्तर की दिशा है। और ये क्या है? ये हमारी दक्षिण की दिशा। तो जो पूर्व की दिशा होती है उसे कहते हैं हम प्राची। क्या कहते हैं? प्राची। पश्चिम की दिशा को कहते हैं हम क्या? प्रतीची।
पश्चिम की दिशा को कहेंगे हम प्रतीची, उत्तर की दिशा को कहेंगे हम क्या, उदीची, उदीची, ठीक है। और दक्षिण की दिशा को कहा जाता है क्या, अवाची, अवाची, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले में, ठीक है। अगर आप सभी को पता है ये उपदिशाएं, ये क्या है, उपदिशाएं, इसको क्या बोलेंगे हम, ये बोलेंगे हम उत्तर पूर्व। जो क्वेश्चन में दिया है ये होगी हमारी दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये होगी हमारी दक्षिण पश्चिम, और ये क्या होगी, ये होगी हमारी उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो जो उत्तर पूर्व की दिशा होती है इसी को ही हम क्या कहते हैं, ईशान, इसी को ही हम क्या कहते हैं, ईशान, ठीक है। और जो दक्षिण पूर्व की दिशा होती है इसी को हम क्या कहते हैं, आग्नेय, क्या कहते हैं, आग्नेय। और जो दक्षिण पश्चिम की दिशा होती है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम नैऋत्य, इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं हम नैऋत्य, ठीक है। और जो ये उत्तर पूर्व की दिशा है इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे वायव्य, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त इसका। तो जो इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है, उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है, उत्तर पूर्व की जो दिशा होती है वो होती है क्या, ईशान, क्या होती है, ईशान। ये देखो उत्तर पूर्व की दिशा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि अच्छा ये मुहावरे से सवाल है कि आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना। तो आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है चुपचाप दुख सह लेना, ठीक है। इसमें तो क्या ही बताना है, मुहावरा है, याद कर लेना, आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सह लेना। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है, अच्छा ये अच्छा सवाल है भाई, ये सवाल अच्छा है और इससे आपको बहुत चीजें याद करने को मिलेंगी, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले कवित्री महादेवी वर्मा के कविता संग्रह का सही कालानुक्रम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है इनको, ठीक है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि कवित्री, शुद्ध वर्तनी में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। कवित्री ये पेपरों में बहुत बार पूछा जा चुका है, कवित्री, ठीक है। अगली बात, जो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ है, ठीक है, महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 26 मार्च, 26 मार्च 1907, ठीक है। 26 मार्च 1907 को क्या हुआ है, इनका जन्म हुआ है। और हिंदी में, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, पहली महिला कौन है, महादेवी वर्मा। और किसके लिए, एक रचना इनकी यामा, कब मिला, 1982 में, ठीक है, यामा रचना के लिए। अब आते हैं सवाल पे। तो इनका टाइम लगाना है कि किस हिसाब से होंगी ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो निहार है, जो निहार है, निहार छपी थी 1930 में, ठीक है, निहार छपी थी 1930 में। जो रश्मि, रश्मि छपी थी 1932 में, कविता संग्रह इनका। जो है अगला नीरजा, नीरजा है भाई 1934, नीरजा है 1934। अगला है सांध्य गीत, सांध्य गीत है 1936, सांध्य गीत है 1936, ठीक है। फिर है यामा, यामा भी कब की है, 1936। देखो मिला यामा के लिए 1982 में, लेकिन यामा कब की है, 1936। और दीपशिखा आपको पता है 1942 की है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, सही आंसर है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगीत, यामा, दीपशिखा, ठीक है। ये टाइम के अकॉर्डिंग लगा रखे हैं। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है, अच्छा ये भी PYQ है, भतुआ, भतुआ, भट्टा और सेमी क्या है भले। भट्टा आपको पता है क्या है, खाने वाली वनस्पतियां, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि सवाल सब आपकी समझ में आए होंगे, यहीं तक है शायद। हाँ, तो धन्यवाद दोस्तों जुड़े रहने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये सेशन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।